फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है ना संप्रेषक और व्याख्याता की होती है। तो देखिए नहीं है, बच्चा एक्टिव चाहिए है ना, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक व्याख्या कर दे, ठीक है, संप्रेषक हो, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। सुगम करता जो आपकी एनईपी है ना, और जो आपकी एनसीएफ है वो क्या कहती है कि टीचर कैसा होना चाहिए, एज ए फैसिलेटर, सुविधादाता, ठीक है, सुगम करता होना चाहिए, चीज़ों को सुगम बनाने वाला होना चाहिए, जिससे कि बच्चा खुद ब खुद जो है चीज़ों को सीख पाए। तो आपका यहाँ पर बी ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशक की नहीं, शिक्षक जो है निर्देश नहीं दे सकता बच्चों को, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तालमेल बैठाने वालों की, ये सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत दे रखी है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ठीक है, देखिए जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी विशेषता क्या नहीं है, ये यहाँ पर पूछ रखा है। उच्च आत्म क्षमता, तो ये तो गिफ्टेड चाइल्ड की विशेषता होती है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं है ना। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, नहीं, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग इनके अंदर होती है, उच्च मानसिक प्रक्रिया इनकी होती है ना, तो यही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये भी जो है गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी विशेषता होती है ना, बट यहाँ पर पूछा था विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। उच्च श्रेणी और मानसिक प्रक्रिया, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये इनके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है, उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया होती है, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, कोहलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा, है ना। देखिए जो कोहलवर्ग इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल दिए हैं, 3 जो है स्तर इन्होंने दिया। अगर स्टेजेस की बात करें, स्टेज जो है इन्होंने 3 लेवल दिया, और स्टेज कितनी दी इन्होंने, यानी कि अवस्थाएं कितनी दिया, 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई है नैतिक विकास की, है ना। जो कोहल वर्ग का पहला लेवल है यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है ना। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है आपकी, इसमें बच्चा क्या करता है, दंड की वजह से जो है नैतिकता दिखाता है ना, तो आपका डी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, है ना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। यहाँ पर बात हुई है व्यक्तिगत विभिन्नता, है ना, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हुई, यानी प्रत्येक बच्चा क्या दूसरे बच्चे से अलग है, तो हम निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान तो कर सकते हैं, बट हो सकता है किसी बच्चों को उस तरीके से समझ ना आए, ठीक है, तो हमें अनेक तरीके से जो है विद्यार्थी के सामने चीज़ों को प्रस्तुत करनी है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। कलन विधि, एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, देखिए ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, देखिए रोड नरेशन को बढ़ावा नहीं देना, ये आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है, तो ये आपका भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, क्योंकि एक बच्चा जो है दूसरे तरीके से सीख सकता है और दूसरा बच्चा जो है किसी और तरीके से सीख सकता है ना, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, प्रत्येक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग है, तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है ना। देखिए नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखिए पूछा है कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है ना, तो फर्स्ट अगर देखें तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है ना, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो विकास के क्षेत्र होते हैं PCSC, यानी कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, है ना, और ये चारों के चारों क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो आपके 3 ही होते हैं, बट सोशल जो आपका सामाजिक विकास होता है, जो सोशियो विकास होता है, उसमें आपका इमोशनल विकास भी सम्मिलित होता है, तो इसलिए इसको भी यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, है ना। तो ये विकास के जो चारों क्षेत्र हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है होता है,
ठीक है, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो गुणनफल है, यानी हमारी मेच्योरिटी का किससे संबंधित होता है, हमारे हेरिडिटी से, और इन्वायरमेंट का किससे संबंधित होता है, हमारे एक्सपीरियंस से, अनुभव से, है ना। तो हम किसके प्रोडक्ट हैं, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के, तो ये भी आपका विकास का सिद्धांत है। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से नहीं होंगे, क्योंकि हमें क्या बताना है, कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए यही जो है आपके विकास का सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा प्रत्येक बच्चे में जो विकास की दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है ना। कोई भी बच्चा एक तरीके से नहीं हो सकता है कोई एक बच्चा जो है 1 साल में चलना सीखे, बट वही एक बच्चा जो है मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा है वो क्या करे, 3 साल में चलना सीखे। एक बच्चा 1 ही साल में बोलना सीख जाए, और कोई दूसरा बच्चा है वो जो है 3 साल में 4 साल में बोलना सीखे, है ना। तो जो विकास की दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है बच्चों में, है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो यही बात जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखी, सॉरी सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूछा था विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यही जो है आपके विकास का सिद्धांत नहीं है। अधिगम की गति भी एक समान नहीं होती, और न ही विकास की जो गति होती है वो बच्चों में एक समान होती है ना। तो यही बात जो है आपके यहाँ पर सही हो जाएगी। विकास एक क्रम का पालन करते, ये बात भी आपकी सही है। जैसे कि पहले बच्चे शिशुअवस्था में ही आएगा, ठीक है, उसके बाद में आपका बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर वयस्कतावस्था में। तो विकास क्या करता है, एक क्रम में चलता है ना, एक क्रमिक प्रक्रिया है। बट जो दर होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि जो विकास की दर होती है ये क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ठीक है, एक व्यक्ति में जो विकास की गति होगी, दूसरे व्यक्ति में विकास की गति अलग हो सकती है ना। मैंने आप लोग को बताया भी एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। देखिए बात तो आपकी बिल्कुल सही दे रखी है ना, बट हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। देखिए ये आपका नहीं होगा, क्योंकि जो एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया, वो क्या कहता है, हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही आकलन करना चाहिए, असेसमेंट जो है बच्चे का करना चाहिए। ठीक है, आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, नहीं। ठीक है, ये बात कहना आपकी गलत होगा। यहाँ पर आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो तीनों बातें आपके यहाँ पर गलत दे रखी है। यही बात जो है आपके यहाँ पर सही है कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही जो है असेसमेंट करना चाहिए बच्चे का। तो फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। देखिए जो आपकी क्रिएटिविटी होती है ना, इसका संबंध किससे होता है, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। ठीक है, डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है आपकी उससे जो है अपसारी चिंतन, एक मिनट, जो आपका सृजनात्मकता है इसका संबंध किससे होता है, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है आपका, है ना। अपसारी चिंतन आपका क्या होता है, जिसमें कि आप मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाए, यानी एक ही प्रॉब्लम के जो है कई सारे सोल्यूशन आप बता पाए, है ना। देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, डीसी से याद रख सकते हैं ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध किससे होता है, क्रिएटिविटी। ठीक है, तो डीसी से, डीसी एक वर्ड याद कर लीजिएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन का संबंध किससे होगा, क्रिएटिविटी से, सृजनात्मकता से, है ना। अभी सारी चिंतन आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये आपको जब भी मिले तो आपको पहले ही गलत काटना है, क्योंकि जो अभी सारे चिंतन होते हैं जैसे कि आपके हो गए हैं, जैसे कि जो 4 ऑप्शन आपको दे रहे थे, किसी एक का जो है करेक्ट आंसर बनाना। वन लीनियर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछ दूँ कि भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके अपसारी चिंतन वाले क्वेश्चन होते हैं। सामयिक चिंतन आपका यहाँ पर होगा नहीं, अहमवादी चिंतन आपका यहाँ पर होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा आपका अपसारी चिंतन, क्योंकि जो सृजनात्मकता होती है इसका संबंध किससे होता है, अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर बच्चों के बारे में लिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत है। देखिए वाइगोस्की के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये किन चीज़ों की बात करेंगे, एस की बात करेंगे, सी की बात करेंगे और एल की बात करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और संस्कृति की बात करेंगे। यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके लैंग्वेज की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो यही 3 चीज़ों की ये बात करेंगे। पहला क्या दे रखा है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। तो मैंने आप लोगों को क्या होता है, पुरस्कार की बात जो भी रचनावाद होंगे वो बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन आपका होगा, जैसे कि जीन प्याजे हो गए, ले वाइगोस्की हो गए, ये इनका संबंध किससे, कंस्ट्रक्ट ऑफ विजन, रचनावाद से। तो ये लोग पुरस्कार की बात नहीं करेंगे और ना ही बच्चे की दंड देने की बात करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। वैसे भी जो पुरस्कार होता है ये क्या होता है, निगेटिव
अवार्ड होता है, आपका पुरस्कार बच्चे को नहीं देना चाहिए। ठीक है, हालांकि कभी कभी हो सकता है पुरस्कार देना सही, बट हमेशा जो है बच्चे को पुरस्कार नहीं देना चाहिए, तो फिर वो उसी के लिए वो कार्य करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका गलत है। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, तो ये भी कहना आपका गलत है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए बच्चे जो होते हैं वो जन्म से क्या होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। सीखने के जन्मजात उनके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है, और अपने पर्यावरण से खुद खोज करके वो चीज़ों को सीखते हैं। तो ये भी बात आपकी गलत है। और यहाँ पर दे रखा था दंड देकर, तो बच्चों को दंड नहीं देना है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया ना, जब भी वाइगोस्की की बात आए तो आपको 3 वर्ड जरूर देखने को मिलेंगे, एक समाज से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, और कल्चर संस्कृति से रिलेटेड, या तो फिर लैंग्वेज। ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रख लीजिएगा, आपके लिए वाइगोस्की बनने वाले ज़्यादातर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिल गया ना आपका सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे क्या करते हैं, समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, रीते बर्तन के समान होते हैं जिससे बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा जाता है। नहीं, बर्तन तो बच्चा होगा नहीं, है ना। बच्चा क्या होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है, अपने ज्ञान का स्वयं ही जो है निर्माण करता है। सी क्या दे रखा है, निष्क्रिय जीव, बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, जिज्ञासु होते हैं वो, तो पद्धत सूचनाओं को ज्यों त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, ये गलत दे रखा है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, वे अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल अप्रोप्रिएट दे रखी है, बिल्कुल सही दे रखी है। तो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं, और अपने चारों ओर का जो इन्वायरमेंट, जो जगत है, उसमें खुद जो है अन्वेषण करते हैं, खोज के माध्यम से जो है चीज़ों को सीखते हैं। तो आपका यहाँ पर डी जो है करेक्ट है। यहाँ पर ए भी ऑप्शन जो है आपका गलत दे रखा था, है ना। तो ए बी सी जो है आपका गलत है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बात तो बिल्कुल सही है, बट हम बाकी के ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं, है ना। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता। देखिए ये बात कहला आपका गलत है ना। बच्चे कभी भी त्रुटियां कर सकते हैं, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। देखिए महत्वहीन नहीं होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, नहीं, बच्चा जब कोई चीज़ सीखता है तब उससे त्रुटियां होती है, या फिर जो है ऐसे ही वो मिसकॉन्सेप्शन बना लेता है किसी भी चीज़ को देख करके, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपकी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है ना। बच्चे क्या करते हैं, जब कोई गलतियाँ करते हैं, कोई त्रुटि करते हैं, तो वो उनको सीखने में हेल्प करती हैं। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा में कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे। नहीं, तिरस्कार नहीं करना है, सम्मान करना है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं यहाँ पर, है ना। हम देखिए बस सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो वर्ड है इन्हीं को पकड़ के ऑप्शन को यहाँ पर गलत कट कर देना है आपको, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, है ना। हालांकि एक बार आप सही तौर पर पूरा ऑप्शन को जरूर देख लीजिएगा, बट आपको जो है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके जो है टाइम कम लगेंगे, और जो है टाइम आपका, क्योंकि एग्ज़ाम में आप सभी को पता है टाइम बहुत कम बचता है, तो इसलिए आपको अपना टाइम जरूर सेव करना है, क्योंकि मैथ वगैरह के भी क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। जो भी सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मैथ और साइंस का, उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर पैसेज में भी आपका टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम को थोड़ा सा अपना बचा करके रखिए। उन शिक्षार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हैं, तथा उन्हें आदर्श रूप से प्रस्तुत करें। नहीं, हमें विद्यार्थियों की जितनी भी भाषा है, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर दे रखा है कि सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है ना। हमें क्या करना चाहिए, विविधता को महत्व देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। कड़े नियम बनाना, तो ये पहले ही गलत हो गया, है ना। कड़े नियम नहीं बनाना है, और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड देना है, तो बच्चों को तो दंड देना ही नहीं है, है ना। नेक्स्ट है,
सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्न के कारण है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि उनकी अभी क्षमता में कमी है ना। तो अभी क्षमता उन लोगों की जो है अच्छी हो सकती है, बट कोई कोई कभी कभी अकेले में पढ़ना चाहता है, किसी किसी को शांत कमरे में पढ़ना पसंद होता है, और किसी किसी को जो है ग्रुप में पढ़ना पसंद होता है ना। तो उनके अधिगम जो शैली है वो क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता है ना। तो हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखना पसंद करता है। कोई ग्रुप में सीखना पसंद करता है, कोई अकेले पढ़ना पसंद करता है ना। तो उनकी जो अधिगम शैली है वो क्या है, भिन्न है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, भारत में भाषाई विभिन्नता बहुत है। आप सभी को पता है भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती है ना। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। देखिए ये ऑप्शन तो आपको यहाँ पर पहले ही काट देना है, क्योंकि उन्हीं बच्चों नहीं, हमें सभी बच्चों को प्रवेश देना है ना। जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा है, वो क्या कहती है, हमें सारे बच्चों को इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है, बट हम बाकी के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना, उनको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि एनसीएफ एनईपी हो गई आपकी मातृभाषा, मदर टंग को बढ़ावा देने की बात करती हैं, उनकी उपेक्षा करने की बात नहीं करती हैं। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। देखिए ये भी आपका गलत है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका सबसे अप्रोप्रिएट है। हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक अभ्यर्थी की भाषा का सम्मान करना चाहिए और सभी को जो है भाषाई विभिन्नता को स्वीकार करना चाहिए। क्लासरूम में उसको एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में जो है प्रोत्साहित करना चाहिए और भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। देखिए प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से यहाँ पर पूछा है कि क्या अभिप्राय है ना। यहाँ पर प्रकृति का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली है, यानी कि जो चीज़ें हमें हमारे हेरिडिटी से मिली है, आनुवंशिकता से मिली है, वो क्या होती है, हमारी प्राकृतिक होती है, क्योंकि हम वो हमें प्रकृति से प्राप्त है ना। बाकी की चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं, वो क्या होता है आपका पोषण, क्योंकि प्रकृति ने जो चीज़ें हमें दी, हमें इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, उसका पोषण करते हैं, है ना। तो प्रकृति से मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो चीज़ें हमें हमारे आनुवंशिकता से मिली, और पोषण का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें हम अपने इन्वायरमेंट, वातावरण से ग्रहण करते हैं। जैविक विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचना है, यही बात आपके यहाँ पर सही हो जाएगी। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट दे रखा है। एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, ये आपकी गलत है। भौतिक संरचना और सामाजिक की जटिल शक्तियाँ, ये तो हम अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, है ना। ये भी आपका पोषण के अंतर्गत आएगा। तो तीनों ऑप्शन आपके गलत है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, नहीं, समाजीकरण स्कूल, मीडिया, ठीक है, संस्कृति के द्वारा भी किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है। देखिए ये बात तो आपकी सही दे रखी है, बट हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, है ना। क्या दे रखा है आपका, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञान और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। नहीं, यहाँ पर बच्चे के कॉन्सेप्ट में बताना है। तो यहाँ पर ए और डी तो आपके गलत हो गए, है ना। अब देखिए सी में क्या दे रखा था, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं, आपने देखा होगा जूम मीटिंग पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि जब लॉकडाउन हुआ था तो जूम मीटिंग पे जो स्टडी कर रहे थे, तो उसमें वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, दोनों तरीके से अपना स्टडी कर रहे थे। टीचर से क्वेश्चन भी पूछ रहे थे और क्वेश्चन का जो उनको आंसर भी मिल रहा था। तो ये भी बात आपकी गलत है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हैं, बात बिल्कुल सही है ना। जब बच्चा कॉग्निटिव रूप से, संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहेगा
ठीक है, तब वो अच्छा तरीके से सीख पाएगा। तो ये बात आपकी होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या पूछा था, विषय में सही नहीं है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया बच्चे के अंदर क्या होती है, सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तीनों की तीनों बातें आपके यहाँ पर सही हैं, बट हमें क्या बताना है कि इस प्रश्न के विषय में सही क्या नहीं है उसके बारे में बताना है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यही जो है आपकी बात सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चा कक्षा के अलावा परिवार से हो गया, समाज से हो गया, ठीक है, अनौपचारिक औपचारिक दोनों तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि आप में से मुझे बहुत सारे भेजों के कमेंट आए हुए थे कि पीडीएफ जो है इसका कहाँ पर मिलेगा। तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ से जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और एक बार जो है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस खुद से भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो है अगर आप ये कितने स्कोर में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।